0% टैक्स 2047 तक ये बेनिफिट मिलेगा फॉरेन क्लाउड रेवेन्यू पर अगर वो इंडिया के डेटा सेंटर्स से ऑपरेट हो। ये बजट 2026 का एक बिग अनाउंसमेंट है। इस अनाउंसमेंट के बाद मिस्टर रामदेव अग्रवाल, चेयरमैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल, ने 90s के सॉफ्टवेयर बूम जैसा मोमेंट बोला है जहां इंडिया अब लार्ज स्केल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। और ये फैक्ट भी है, आज इंडिया वर्ल्ड का 20% डेटा जनरेट करता है, लेकिन स्टोर सिर्फ लगभग 3% लोकली होता है। और अब सिर्फ बात नहीं हो रही, बिग टेक ऑलरेडी कैपिटल कमिट कर चुके हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही डेटा सेंटर स्टॉक्स देखेंगे जो पोटेंशियल बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इस थीम को 5 बकेट्स में ब्रेक करेंगे। हर बकेट में समझेंगे कंपनी क्या करती है और डेटा सेंटर्स का टोटल रेवेन्यू पर क्या इंपैक्ट आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचिए एक डेटा सेंटर, इसमें सबसे पहली और क्रिटिकल चीज होती है पावर बैकअप और इलेक्ट्रिकल रिलायबिलिटी। इसी बकेट में आती है पहली कंपनी, कमिंस इंडिया लिमिटेड। ये डीजल और अल्टरनेटिव फ्यूल इंजन्स और जनरेटर सेट्स बनाती है। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक B2B क्लाइंट है टेक क्लाउड, जो एक लार्ज डेटा सेंटर बना रहा है। ऐसे फैसिलिटीज को जब अनइंटरप्टेड पावर चाहिए होता है तो कमिंस के हाई पावर जेन सेट्स बैकअप प्रोवाइड करते हैं। अब रेवेन्यू एंगल से देखें तो ओवरऑल रेवेन्यू का लगभग 10% इसी सेगमेंट से आता है। इंडिया का डेटा सेंटर पावर मार्केट 9,000 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ बाय 2031 जाने का एस्टिमेट है, मतलब लगभग 17% CAGR की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। अब सिर्फ नंबर्स देखें तो लास्ट 5 सालों में कंपनी ने 15% सेल CAGR और 22% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। साथ ही मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए। और एक पॉजिटिव ये है कि अदर इनकम का शेयर रिड्यूस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट अब ज्यादा कोर ऑपरेशन से आ रहा है। लेकिन इस क्वार्टर पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड रही। सेल्स 1% गिरकर 3,055 करोड़ रहे, मेनली क्योंकि लास्ट ईयर वाले लार्ज डेटा सेंटर ऑर्डर्स इस बार नहीं थे। तब भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट स्ट्रॉन्ग रहा 26% ग्रोथ के साथ, जिससे नेट इफेक्ट स्क्वायर ऑफ हुआ। प्लस कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6% बढ़कर 634 CR हुआ और मार्जिन 20.8% तक इंप्रूव हुए। लेकिन बॉटम लाइन पे प्रेशर आया क्योंकि लेबर कोड्स चेंज हुए, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट 13% गिरकर 486 CR रह गया। ग्रोथ स्टोरी में सबसे पहले डेटा सेंटर एंगल देखते हैं। मैनेजमेंट ने कोई फ्लैशी अनाउंसमेंट्स नहीं दिए, फोकस सिर्फ सप्लाई चेन इंप्रूव करके 3,000 से 3,500 kVA जेनसेट्स की फास्ट डिलीवरी पे है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 के लिए स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ गाइड करी है, लेकिन रिस्क भी है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेल्स 9% गिरकर 464 CR रही और एक्सपोर्ट्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहे। ये दोनों सेगमेंट्स मिलकर 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, बट स्टॉक ऑलरेडी 60x PE पे ट्रेड कर रहा है, तो सेगमेंट की डी ग्रोथ थोड़ी कंसर्निंग नजर आती है। अब दूसरा चैप्टर, पावर ट्रांसमिशन। डेटा सेंटर्स को हाई पावर फ्लो के लिए स्ट्रॉन्ग केबल नेटवर्क चाहिए होता है और यहीं आती है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया का लार्जेस्ट वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चरर है। लास्ट 5 सालों में इसका मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। अब हमने पॉलीकैब का नाम फैंस और अप्लायंसेस में सुना है और अब डेटा सेंटर स्टोरी में भी आ रहा है, लेकिन असली बात यह है कि पॉलीकैब कोई फैन कंपनी या डेटा सेंटर कंपनी नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रिकल बैकबोन कंपनी है। सोचिए जो टेक क्लाउड डेटा सेंटर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे एज एन एग्जाम्पल, उसका पूरा सिस्टम पावर, कनेक्टिविटी और फायर सेफ्टी केबल्स पर चलता है और वही बैकबोन पॉलीकैब प्रोवाइड करता है। अब ग्रोथ एंगल समझिए। इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी 1.1 से 1.3 गीगावाट से बढ़कर 4.5 प्लस गीगावाट बाय 2030 जाने का एस्टिमेट है, ऑलमोस्ट 30% CAGR। अब फाइनेंशियल ईयर 27 तक 2 से लगभग 2.5 लाख CR इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। इन सब में केबल्स का शेयर टोटल कॉस्ट का सिर्फ 2 से 2.5% होता है, लेकिन अगर पॉलीकैब अपना 27% मार्केट शेयर मेंटेन करती है तो सिर्फ डेटा सेंटर सेगमेंट से 1,500 करोड़ रेवेन्यू बाय फाइनेंशियल ईयर 27 आ सकता है, जो रफली 7% ऑफ करंट रेवेन्यू के बराबर है। अब नंबर्स देखें तो लास्ट 5 सालों में कंपनी ने लगभग 20% सेल CAGR और 21% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है और कोविड के बाद क्लियर ग्रोथ पिकअप दिखता है। दिसंबर 25 के रिजल्ट्स में सेल्स 46% बढ़कर 7,636 CR रही। मेनली वायर्स और केबल सेगमेंट में 40% वॉल्यूम ग्रोथ और कॉपर एल्यूमिनियम प्राइसेस के स्पाइक की वजह से। लेकिन यही कैच है कि उसी प्राइस राइज से एक्सपेंसेस 48% ग्रो हुए, रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ा और SK इम्पैक्ट मार्जिन पर दिखा, इसलिए ऑपरेटिंग मार्जिन 12.7% तक आ गया।
नेट मार्जिन भी थोड़े कंप्रेस हुए। पॉजिटिव साइड पे वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो रहा है, कैश कन्वर्जन साइकिल रिड्यूस हो रही है, मतलब कंपनी अब कैश फास्टर जनरेट कर रही है। अब सिर्फ डेटा सेंटर नहीं, कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ प्लान देखते हैं। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का फोकस प्रोजेक्ट स्प्रिंग पर है, जिसका एम है इंफ्रा बूम का फायदा उठाकर फाइनेंशियल ईयर 30 तक स्केल अग्रेसिवली बढ़ाना। इसके लिए कंपनी नेक्स्ट 5 इयर्स में 6 से 8,000 करोड़ कैपेक्स प्लान कर रही है, यानी कि हर साल 1200 से 1600 करोड़ इन्वेस्ट कर सकती है पोटेंशियली, जो रफली 5 से 7% रेवेन्यू के बराबर है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैनेजमेंट 4 से 5x एसेट टर्नओवर टारगेट कर रहा है। सिंपल मतलब आज जो 1 रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं वो फ्यूचर में 4 से 5 रुपए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस हिसाब से ये कैपेक्स आगे चलकर 4800 से 8000 CR एनुअल रेवेन्यू क्रिएट कर सकता है, जब कैपेसिटीज फुल यूटिलाइज हो जाएंगी, लेकिन ये इमीडिएटली नहीं आएगा। इसमें 2 साल का लैग है और ये सिर्फ पोटेंशियल है, एक्चुअल नंबर्स एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेंगे। लेकिन कुछ रिस्क भी हैं जो इग्नोर नहीं किए जा सकते। सबसे पहला कंसर्न ये है कि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जैसे बड़े प्लेयर्स भी इस स्पेस में अग्रेसिव कैपेक्स कर रहे हैं, जिससे कंपटीशन और इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन का रिस्क बढ़ता है। साथ ही रीसेंट प्रोमोटर सेलिंग भी देखने को मिली है, जिसपे हमें नजर रखनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है डेटा सेंटर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स, यानी कि वो कंपनीज जो एक्चुअल बिल्डिंग और इंफ्रा क्रिएट करती हैं जहां डेटा सेंटर रन होता है। इस बकेट में आती है अनंतराज लिमिटेड। ये एडिशनली एक रियल एस्टेट डेवलपर है, लेकिन अब अपने लैंड बैंक और IT पार्क्स को यूज करके डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रा बिजनेस बिल्ड कर रही है। सोचिए गवर्नमेंट एजेंसी गवर्नेट को अपने रिकॉर्ड्स डिजिटाइज करने के लिए ह्यूज सर्वर स्पेस चाहिए, वो अनंतराज लिमिटेड के पास आते हैं। यहाँ कंपनी 2 ऑप्शंस देती है। पहला कोलोकेशन, जहां गवर्नेट अपने सर्वर्स लाता है और अनंतराज सिर्फ स्पेस, पावर एंड इंफ्रा प्रोवाइड करता है। दूसरा है क्लाउड सर्विसेज, जहां अनंतराज खुद सर्वर्स सेटअप करके सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कंप्यूटिंग सर्विसेज देता है। अभी भी मेजॉरिटी रेवेन्यू रियल एस्टेट से ही आता है, लेकिन डेटा सेंटर सेगमेंट रफली 5.5% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एज ऑफ 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 26। अब ग्रोथ स्टोरी देखें तो लास्ट 5 इयर्स में सेल्स 49% CAGR और प्रॉफिट 74% से ग्रो हुआ है, जहां पोस्ट कोविड एक शार्प स्पाइक भी दिखा। बट ये कैसे? अनंतराज लिमिटेड ने गुरुग्राम जैसे प्राइम लोकेशंस में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जो क्विकली सेल आउट हो गए। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनी के पास 320 से ज्यादा एकर्स का डेट फ्री लैंड बैंक है, जो पुराने लो कॉस्ट पे लिया गया था। इसी वजह से मार्जिन्स काफी एक्सपैंड किए। दिसंबर 25 के रिजल्ट्स में भी सिमिलर पैटर्न दिखा। सेल्स 20% बढ़कर 642 CR हुई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 26.5% तक इंप्रूव हुए। इस मोमेंटम के साथ नेट प्रॉफिट 31% बढ़कर 144 CR पहुंच गया। अग्रेसिव डेट रिडक्शन की वजह से इंटरेस्ट कवरेज काफी इंप्रूव हुआ है, लगभग 10x से बढ़कर 45x तक पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 25 में। साथ ही एसेट टर्नओवर रेशियो भी इंप्रूव हो रहा है, जो बेटर एफिशिएंसी का सिग्नल है। अब ग्रोथ प्लान देखें तो अनंतराज फाइनेंशियल ईयर 28 तक 117 मेगावाट कैपेसिटी टारगेट कर रहा है, जहां कोलोकेशन स्टेडी रेवेन्यू देता है ऑफ 90 lakhs पर मंथ और क्लाउड बिजनेस 12 crores पर मंथ ऑलमोस्ट। सिंपल मैथ से देखें तो डेटा सेंटर सेगमेंट अकेला ही फाइनेंशियल ईयर 28 तक 3000 से ज्यादा करोड़ एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू का 1.5 गुना है। कंपनी के रियल एस्टेट साइट पे गुरुग्राम के प्रोजेक्ट्स 4 से 5 सालों में 15,000 करोड़ रेवेन्यू पोटेंशियल है, ऑलमोस्ट 7 times द टोटल फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू। लेकिन रिस्क भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी भी 96% रेवेन्यू रियल एस्टेट से ही आता है और NCR मार्केट में डिमांड थोड़ी स्लो हो रही है, जहां लॉन्चेस और सेल्स दोनों डिक्लाइन हुए। दूसरा, क्लाउड बिजनेस स्केल करना एक्सपेंसिव है। सिर्फ 14 मेगावाट प्लान के लिए कंपनी को 1400 करोड़ कैपेक्स लगाना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू का 68% है लगभग, और ये सेगमेंट अभी सिर्फ 5.5% कंट्रीब्यूट करता है। अगला बकेट है कूलिंग एंड थर्मल मैनेजमेंट। इसमें आती है ब्लू स्टार लिमिटेड। आप इसे AC ब्रांड के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका रियल गेम 2 सेगमेंट्स में है। एक रिटेल AC मार्केट जो कंपेटिटिव है और दूसरा कमर्शियल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स जहां डेटा सेंटर डिमांड आती है। इंडिया का डेटा सेंटर कूलिंग मार्केट 27,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ तक जा सकता है बाय 2031, और ब्लू स्टार इसी सेगमेंट में एक्सपैंड कर रहा है, जहां मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेगमेंट ऑलरेडी कंपनी के 50% रेवेन्यू का हिस्सा है। अब नंबर्स देखें तो लास्ट 5 सालों में कंपनी ने 17% सेल्स और
और 32% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। दिसंबर 25 क्वार्टर में ऑपरेशन स्टेबल रहे, सेल्स 4% बढ़कर 2925 CR हुई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% ग्रो हुआ, जिससे मार्जिन 7.5% के आसपास स्टेबल रहे। ग्रोथ मेनली इन फैक्ट्रीज, डेटा सेंटर्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट से आई, लेकिन बॉटम लाइन पे प्रेशर आया। लेबर कोड चेंजेस के वन टाइम लॉस की वजह से नेट प्रॉफिट 39% गिरकर 81 करोड़ रह गया। अब एज ऑफ सितंबर 25 ब्लू स्टार का ऑर्डर बुक 7120 CR पर है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 60% है। आगे देखते हुए रूम AC सेगमेंट 18 से 20% CAGR से ग्रो करने का टारगेट है ओवर मीडियम टर्म, विद कमर्शियल AC सेगमेंट एट 8 to 10%, जहां फोकस वॉल्यूम से ज्यादा मार्जिन पे है। लेकिन कुछ रिस्क भी हैं जो इग्नोर नहीं करने चाहिए। कुछ सेगमेंट्स अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे डीप फ्रीजर और वाटर कूलर बिजनेस, जहां FMCG स्लो डाउन का इम्पैक्ट दिखाए। साथ ही बैलेंस शीट पर भी थोड़ा प्रेशर आया है, इंक्रीज डेट की वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वीकन हुआ है। इन्वेंट्री साइड पर भी कंपनी ने कॉन्शियसली 30 डेज एक्स्ट्रा स्टॉक होल्ड किया है, मेनली चाइना डिपेंडेंसी और सप्लाई चेन रिस्क को मैनेज करने के लिए। और फाइनल बकेट है कंप्यूट, सर्वर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी सेगमेंट में आती है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। ये हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस बनाती है। सिंपल लैंग्वेज में डेटा सेंटर्स के लिए इंजन प्रोवाइड करती है, जैसे सर्वर्स और स्टोरेज। एग्जांपल से देखें तो डेटा सेंटर्स खुद रेंटल बिजनेस हैं और नेटवेब उनके लिए हार्डवेयर सप्लाई करती है। लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू शेयर अभी कम है। फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल रेवेन्यू 1149 CR था, जिसमें डेटा सेंटर सर्वर्स का शेयर 3% था। कंपनी का एक और मेजर नोटेबल शिफ्ट AI की तरफ है। AI रिलेटेड रेवेन्यू 15% से बढ़कर 64% तक आ चुका है Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में। इसी बूम को देखते हुए अब नंबर्स देखें तो ग्रोथ काफी हाई रही है। लास्ट 5 सालों में सेल्स 49% और प्रॉफिट 96% से ग्रो हुआ है। बट डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, मार्जिन 13 से 14% रेंज में ही स्टेबल रहे हैं और थोड़ा प्रेशर भी दिखा। रीजन सिंपल है, मैनेजमेंट डिलिबरेटली अग्रेसिव प्राइसिंग करती है ताकि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स और रिपीट बिजनेस बिल्ड हो। एग्जाम्पल देखें तो दिसंबर 25 क्वार्टर का सेल्स 141% बढ़कर 805 करोड़ हुई, एक लार्ज AI ऑर्डर की कंप्लीशन की वजह से। पर यही कंपनी ने थोड़ा डिस्काउंट पर डील ली। इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग ग्रो हुआ, लेकिन मार्जिन्स 12.2% तक थोड़ा कंप्रेस हो गए। कंपनी कॉन्शियसली मार्जिन सैक्रिफाइस कर रही है ताकि स्केल और मार्केट शेयर अग्रेसिवली कैप्चर कर सके। मैनेजमेंट का क्लियर गाइडेंस है कि कंपनी 35 से 40% CAGR से ऑर्गेनिकली ग्रो करेगी। फाइनेंशियल ईयर 25 के रेवेन्यू के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 में 1550 से 1600 CR एक्सपेक्टेड था, लेकिन लास्ट 12 मंथ्स बेसिस पे कंपनी ऑलरेडी 1800 CR रन रेट पर है। साथ ही कंपनी ने 2184 CR के ऑर्डर्स सिक्योर किए हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 27 तक एग्जीक्यूट होंगे और ये ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 1.9x है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिपीट कस्टमर्स का शेयर काफी हाई है, 80% के आसपास, लेकिन टॉप 5 कस्टमर्स का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़कर 65% हो गया है। कॉन्सेंट्रेशन पे नजर रखनी जरूरी होगी। साथ ही वैल्यूएशन भी काफी स्ट्रेच्ड है, स्टॉक 106x पी पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, लास्ट 3 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन अगर ये पेस सस्टेन नहीं होती तो डाउनसाइड रिस्क भी उतना ही हाई हो सकता है। This brings us to the end of the video. Comment below and बताइए आपके हिसाब से कौन सा स्टॉक डेटा सेंटर वेव से सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकता है। याद रहे ये सिर्फ एनालिसिस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.